वेलकम टू यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी की आपकी डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज। आज है 7 मई 2024 और आज की टॉप 5 न्यूज प्री की और एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इसमें हमारा सोर्स रहेगा द हिंदू। एंड माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर अमित अकेडमी। लेट अस स्टार्ट टुडेज आवर डिस्कशन। उसके अलावा इस डिस्कशन में हम लाइव Q&A सेशन भी रखते हैं, जिसके आंसर जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उनके आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं। उसमें उन आंसर्स का रिप्लाई करना या फिर कोई भी फीडबैक या वैल्यू एडिशन देना वो हम करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखिए, आज के इस एडिटोरियल सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी समाचार में। सबसे पहले पेज नंबर 4 पे एक आपकी न्यूज आ रही है अबाउट इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया। तो एक आईआर के पर्सपेक्टिव से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशन जो है उनके बारे में हम जानेंगे। देन पेज नंबर 9 पे आपकी इंडिया की प्रेस फ्रीडम को लेके एक न्यूज है कि काफी डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है कार्बन फार्मिंग। ये आपका प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड मेंस के लिए आप इसको एज एन एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं। ये आपका GS3 एनवायरमेंट वाले टॉपिक के लिए रहेगा। देन एक और न्यूज आ रही है अबाउट CBDC कि कैसे इसको एनोनिमस बनाया जा सकता है, और उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, तो हम CBDC के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन आपकी एक न्यूज आ रही है अबाउट मार्केट बेस्ड जो स्कीम है वो डिफोरेस्टेशन और पॉवर्टी इसको कम करने में हेल्प नहीं कर रही है। तो ये हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन में भी रहेगा और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का हमारा लास्ट में एडिटोरियल डिस्कशन जो रहेगा वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसको हम देखेंगे कि कैसे वो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या अप्रोच उसमें रखी है और क्या और बेहतर उसमें किया जा सकता था। ठीक है, और लास्ट एज यूजुअल मैपिंग हम लेके चलेंगे, जिसमें हमारा अभी चल रहा है इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आपका हो चुका है, पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, ये सबसे पहला है आईआर का। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके चल रहा है। थोड़ा सा अगर हम पीछे से देखते हैं तो यूरोपियन सेटलमेंट जब से चल रही है 1788, तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल टाइज हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तब से ही हैं कि एक कॉमन आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहते थे। आप इस टाइप की स्टार्टिंग जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके साथ हम कर सकते हैं कभी भी आईआर के क्वेश्चन में। उसके अलावा हमने 1941 में एक इंडिया ट्रेड ऑफिस बनाया था सिडनी में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कॉपरेशन हमारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम बायलैटरल लेवल पे देखते हैं तो बहुत ही हाई लेवल विजिट्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर विजिट, फॉरेन मिनिस्टर विजिट। उसके अलावा 2+2 डायलॉग है, जिसमें कि डिफेंस और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स मिलते हैं। ये डायलॉग इंडिया बहुत ही कम कंट्रीज के साथ करता है। तो आपको पहला सवाल आज के बताना है कि अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम 2+2 डायलॉग कंडक्ट कराते हैं। उसके अलावा डिफेंस पॉलिसी टॉक्स की आप बात कर लो, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्रियल कमीशन है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल है, डिफेंस सर्विस स्टाफ है, एनर्जी डायलॉग है। तो ये हमारा रहेगा। अब अगर बायलैटरल इकोनॉमी में हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। उसके अलावा 31 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है 2022 का, जो कि 2021 में 22 बिलियन था, यानी 41% हमारा इंक्रीज हुआ है। एंड दैट इज वेरी सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट। और उसमें भी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा ग्रो किए हैं। तो हमारे एज एन इंडिविजुअल कंट्री पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काफी अच्छी चीज है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उनके डिफरेंस को हम ट्रेड डेफिसिट में लेते हैं, या हम करंट अकाउंट डेफिसिट में भी उसको ले सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी में एक और टर्म हमारी आती है ट्विन डेफिसिट, जिसमें आपकी दो चीजें होती हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया करंट अकाउंट डेफिसिट, एक और होती है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपको आंसर करना है कमेंट्स में। अगला देखिए, इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट रहते हैं किसी भी कंट्री को, वो लगभग हमारे यही एक्सपोर्ट हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, मेडिसिन, स्पेशली वेटरनरी, पर्ल्स एंड जेम्स, ज्वेलरी, यही हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स। आपको बाकी कंट्री वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड भी यही मिलेंगे। इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट है उसमें हमारा नंबर 1 पे आता है कोल। आपको पता होगा अदानी कोल को लेके भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हमारी चल रही थी। कॉपर ओर्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस है जो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में इंडिया कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम यही ज्यादा इंपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो पहले इंडिया ने जब जैसे पोखरन और
अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो सिविल न्यूक्लियर डील में इंडिया के साथ नहीं आ रहे थे, बट लेटर ऑन आफ्टर सम रिलैक्सेशंस हमारा अलग अलग कंट्रीज के साथ, यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कजाकिस्तान के साथ ऐसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हुए। तो इससे काफी फायदा भी मिला है, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो भी काफी इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इंडिया की जो कम्युनिटी है डायस्पोरा के परस्पेक्टिव से, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, लगभग 10 लाख इंडियन जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इंग्लैंड के बाद सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है आपका इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इंग्लैंड वाले हैं, फिर इंडियन से। उसके अलावा हमने अभी इनके साथ ईसीटीए किया है। ईसीटीए क्या है? इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, वो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पता होना चाहिए। मार्केट यूनियन, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए प्री के लिए, और इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए काफी लंबे टाइम से हमने किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया था। 2010 में 11 में हमने जापान के साथ साइन किया था, उसके बाद अब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मेनली ये लगभग सारे एरियाज पे फोकस रहेगा, जैसे कि गुड्स, रूल ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज, ट्रेड बैरियर्स, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर, ये हमारे डब्ल्यूटीओ के अंदर आते हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है, जैसे एक सवाल यूपीएससी प्री में आया था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये किन एग्रीमेंट्स में हमारे आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, तो ये इन सब का हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी कर रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा वर्ल्ड प्रेस डे कॉन्फ्रेंस के कंटेक्स्ट में था, 3 मई 2024 को ये हुई थी, यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब इसमें इंडिया की जो रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, आपको ये पता होना चाहिए रैंक क्या है, क्या उसके पैरामीटर होते हैं किसी भी इंडेक्स के, और कौन उसको रिलीज करता है। ठीक है, जैसे इंडिया की रैंक 159 हमारी नोट करी गई है, भूटान की 80 है। तो इंडिया, अगर हम ये ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 2004 से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 128 पे हम होते थे, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, 100 से ऊपर हम कभी नहीं गए। ठीक है, और ये फिर आते आते अब हम 159 पे आ चुके हैं, लास्ट ईयर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। टॉप जो कंट्रीज हैं वो हमारी एनएसडी, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, यह नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, बट फर्स्ट पे नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, वहां ज्यादा कुछ इश्यूज होते नहीं। इंडिया 159 हमने अभी देख लिया है। अब देखो इसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट हमारी हुई है 2003 से लेकर अभी तक, हम इसमें आए नहीं है। अब इंडिया को ये कंपेयर कर रहे हैं विद वेरियस कंट्रीज, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे, मतलब अभी जो सिचुएशन है, दे आर सेइंग कि अभी जो ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उसके इक्वलेंट है, या फिर यूएई जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, टर्की जो कि एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, या फिर रशिया जो कि एक अथॉरिटेरियन रजीम है, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की स्थिति उसी के इक्वलेंट है। अब इसमें व्हाट इज योर पर्सनल टेक कि जो भी इंडेक्सेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, क्या उनमें कुछ बायसनेस देखने को मिलता है, या फिर उनको हमें फेस वैल्यू पे ही एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रेस या फ्रीडम ऑफ इंडेक्स? क्या आप मल्टीपल लेवल ऑफ डिबेट डिस्कशन इंडिया में होते हुए देखते हैं? सेकंड, क्या आप देखते हैं कि लॉ ऑफ सेडिशन जो हमारा है उसको जर्नलिस्ट के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है? इसके बारे में भी आप बताएं। ठीक है, देखो अगला ब्रिक्स में भी हम देखते हैं तो इंडिया की 2 से कंडीशन बेटर है, 2 से कंडीशन वर्स है। तो चाइना एंड रशिया, इनसे हम बेटर हैं, बट ब्राजील और साउथ अफ्रीका से आप परफॉर्म कम कर रहे हैं। इसको रिलीज कौन करता है? ये आपकी प्री बेस्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, आरएसएफ है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी दूसरे तरीके से नाम आता है, फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2002 से रिलीज कर रही है। 5 मेजर कैटेगरीज में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क क्या है आपका, इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट क्या है, सोशो कल्चरल एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, यानी 5 पैरामीटर्स पे देखा जाता है तब ये रिलीज करती है। ओके, प्रेस फ्रीडम, तो मुझे एक और चीज याद आ रही है, स्लेवरी इंडेक्स। तो आपको बताना है कि स्लेवरी इंडेक्स आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, ये यूपीएससी में आ भी चुका है। अब ये देखिए अगला है क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज एंड कार्बन फार्मिंग। कि कार्बन फार्मिंग क्या है? बेसिकली क्या है कि कार्बन को एक लंबे टाइम तक आप फार्म करके रखते हैं। सिंपल सी बात, पहले हम कार्बन को समझते हैं। कार्बन हमारा लाइफ का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये हमारे लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे फोटोसिंथेसिस हम करते हैं तो कार्बन को
आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर रेस्पिरेशन तो आपके कार्बोहाइड्रेट कार्बन CO2 H2O में कन्वर्ट होते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, कार्बन साइकिल। अब इसमें फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग जब आप लैंड पे किसी चीज को कल्टीवेट करते हैं, जब हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक को कल्टीवेट करते हैं, तो वो हमारा फार्मिंग रहता है। कार्बन फार्मिंग बेसिकली क्या रहेगा, आप जैसे फॉरेस्ट लगाते हैं तो लंबे टाइम तक कार्बन को सिक्वेस्टर करना आपका कार्बन फार्मिंग रहेगा, या फिर जो मॉडर्न हमारी टेक्निक्स हैं उनके बजाय बेसिक सस्टेनेबल टेक्निक्स को हम फोकस करें, वो कार्बन फार्मिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मिंग में अगेन आप प्लांट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, लाइव स्टॉक को भी मैनेज करते हैं। देखो, फार्मिंग एंड क्रॉपिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रॉपिंग इज रिलेटेड ओनली टू द प्लांट्स, फार्मिंग जो है उसमें प्लांट और एनिमल आपके दोनों आएंगे। ठीक है, आप इसको मिक्स्ड फार्मिंग के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। अब कार्बन फार्मिंग क्या होगा, जो हम दोनों को अगर कंबाइन करें, कार्बन एंड फार्मिंग को, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कार्बन स्टोरेज जो हम कर रहे हैं, दैट इज कार्बन फार्मिंग। अब ये क्या होता है कि अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके हिसाब से करी जाती है। यहाँ पे बेसिकली ट्री आपके ज्यादा लगाए जाते हैं, बट पॉइंट ये है कि ट्री लगाने के लिए हमें पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट भी हो जाएगा, और इसके रिटर्न भी कई दिन में आते हैं, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। बट इससे आपको सोयल को डिग्रेड करना, वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं उनसे फाइट करने में डेफिनेटली हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है, जैसे इसमें आपके जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनको पहले हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग करी जाती है, पहले एक जगह ग्रेजिंग कराई फिर दूसरी जगह, उससे क्या होता है कि इन द मेन टाइम जब आप दूसरी जगह हैं तो पहले वाली जगह हमारी रिजुवेनेट कर लेती है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में भी देखा जाता है, बट वो प्रिमिटिव भी काफी हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, आप एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट लगाते हैं, पेड पर मेड टाइप, या फिर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हम करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, एग्रो इकोलॉजी, लाइव स्टॉक साथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री में आप सिल्वी पास्चर ग्रासलैंड लगाओ, सिल्वी कल्चर में क्या होता है, सिल्वी कल्चर इज ट्रीज को लगाना। ठीक है, आप एले क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस टाइप से भी हो सकता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमारे आते हैं जैसे जीरो टिलेज, अभी हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर और उससे सारी टिलेज कर देते हैं, बट आप एज इट इज रखो, उससे ट्रांसपिरेशन लॉस भी नहीं होगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वहीं रहेगा, इस टाइप की प्रैक्टिसेस भी करी जाती हैं। बट एज एन कंट्री जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें डिमांड्स को भी फुलफिल करना है और फार्मर्स की इनकम के बारे में भी सोचना है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा काफी कम देखने को मिलता है, तो उस टाइप से हम इनको इनिशियली उतना जल्दी अडोप्ट नहीं करते। क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हो, जैसे कि लेगुमिनस क्रॉप्स को हम रोटेट करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका हो सकता है, ये हमारा रहेगा। क्रॉप कवर क्रॉपिंग भी हो सकता है। कवर क्रॉपिंग क्या होता है कि ऐसी क्रॉप उगाना जो कि सिर्फ कवर करके ही रखे, उसको बाद में फिर बा दिया जाता है, और वो फिर आपका अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड करता है सॉइल में। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट में सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करें, एमिशंस को रिड्यूस करें, फर्टिलाइजर्स को कम यूज करो, कंपोस्ट जो हमारा नेचुरल कंपोस्ट है उसको हम ज्यादा यूज करें। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटरक्रॉपिंग, यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनको आप यूज करके कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, ये सारा का सारा रहेगा। बट मेजर चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं, देखिए, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्रॉप वैरायटी, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, फार्म का साइज, स्केल, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे कि कितना आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके अलावा सेकंड, जहां पे ग्रोइंग सीजन कम सॉरी लंबा है, या फिर रेनफॉल सफिशिएंट है, इरिगेशन अच्छी है, वहां के लिए कार्बन फार्मिंग इज गुड। बट ऑन द अदर हैंड, जहां पे एडिक्वेट रेनफॉल नहीं है, फर्टाइल सॉइल नहीं है, ठीक है, वहां पे हमारे लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके अलावा आपको जो प्लांट सेलेक्ट करने हैं वो भी बहुत प्रिसाइज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लांट वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, वाटर डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कवर क्रॉपिंग का हमने बता रखा है कि कुछ प्लांट जो कवर करके रखते हैं सोयल को, रेदर देन हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट नहीं करेंगे हम इनको, एज इट इज उसको मतलब बा दिया जाता है। ठीक है, बाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज है, इंडिया में जैसे आपके 85% ऑफ द फार्मर्स दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे रहता है, उनके लिए ये फार्मिंग उतना रिसोर्सफुल नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते। ठीक है,
कुछ वर्ल्ड के एग्जाम्पल है, जैसे शिकागो है, ऑस्ट्रेलिया है, केनिया है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे नो टिल फार्मिंग भी ये कर रहे हैं, केनिया में भी एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट आपका है। एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कोप 21 हमारे पेरिस में आया था, 4/1000 इनिशिएटिव। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे कि व्हाट इज 4/1000। इसको आप एन एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है प्री में कि 4/1000 इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब देखिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी देखें तो इनकी सबकी, इंडिया में हर चीज की अपॉर्चुनिटी रहती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट, एमिशन को रिड्यूस करने को मिलेगा, ग्रास रूट इनिशिएटिव हम कर पाएंगे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, रिसर्च को हम बढ़ा पाएंगे। उसके अलावा जैसे हमारा इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है, डेक्कन प्लेटू प्लेन है, वहां पे आप नई नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, कोस्टल एरिया सैलिनाइजेशन के लिए है तो उसको भी हम सोल्व कर पाएंगे। कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, मान लीजिए इस टाइप की आपने क्रॉप्स जो उगाई हैं उनको थोड़ा सा बेटर तरीके से आप एमएसपी फॉर्म में या क्रेडिट फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे कि उनको वायबल बनाया जा सके। ठीक है, इंडिया के लिए ये रहेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज इकोनॉमी की है, अबाउट सीबीडीसी और ई रुपी। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे आपके पास पैसा होता है वैसे ही आपके पास डिजिटल फॉर्म में पैसा रहेगा, तो ये आपका एक लीगल टेंडर होता है। और इसमें बट हम यूज करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, एक से लेके लास्ट तक आपके ब्लॉकचेन्स बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, उनकी चेन बनती है, और उसमें ऑथेंटिकेशन मतलब बिल्कुल प्रूफ फुल होता है, उसको चुरा नहीं सकते, काफी फायदे भी इसके होते हैं। तो पहले ये थोड़ा थोड़ा जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी अगर हम कहें तो वर्चुअल करेंसी या फिर बिटकॉइन है, इनमें आपकी देखी जाती थी। बट एग्जैक्टली बिटकॉइन से अच्छी अच्छी चीज लेके सेंट्रल बैंक इसको अब रिलीज कर रहा है, हो चुकी है, कर क्या रहा है। तो ई रुपी क्या है? डिजिटल वर्जन वर्जन एक्सचेंजेबल है, 1 to 1 है, फियाट करेंसी है। एक बार यूपीएससी में यही सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज फियाट करेंसी, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, सिंपल सा सवाल है। अब देखो, ये एक लायबिलिटी होती है बैंक की बैलेंस शीट में, क्योंकि जो भी डिजिटल करेंसी लेके आएगा उसको आपको इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है, बैक्ड बाय एसेट्स। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर की तरह भी। मैं आपके पास पैसे लेके गया, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, सेफ स्टोरेज इसकी रहती है, सिटीजन, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट कोई भी यूज कर सकता है। फ्रीली आप इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फंजिबल लीगल टोकन है, फंजिबल मतलब उसको तोड़ा जा सकता है। 100 रुपए है, उसको एक एक रुपए में 100 तोड़ सकते हैं, या 10 10 रुपए में 10 बार भी तोड़ सकते हैं, तो ये होता है फंजिबल। इसको बनाने की, इशू करने की कॉस्ट जो है वो काफी कम आएगी एज कंपेयर टू योर कैश। ठीक है, इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। क्या इसको बिटकॉइन की तरह मिंट किया जा सकता है? यहाँ पे माइंडेड लिखा हुआ है, ये मिंटेड रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको फिक्स अमाउंट में रिलीज किया जाएगा, आरबीआई ही रिलीज करेगा। फाइनेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट के तहत ही ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। यहाँ पे एक और चीज है, इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट वैसे नहीं मिलता है, तो ये कैश आपकी पॉकेट में है, ना कि बैंक में। बैंक में होता है तो आपको एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट तो मिलता है। एनोनिमिटी क्या है? एनोनिमिटी यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं कैश में भी आपके पास एनोनिमिटी होती है। कैश किसने दिया, किसको दिया, नोबडी कैन ट्रेस दैट। ठीक है, हाँ, मतलब उसकी कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं होता, बट ऐसा ही इसमें भी रहेगा। पर यहाँ पे एक चीज है, पार्शियल एनोनिमिटी, यानी एक सर्टेन अमाउंट तक तो आप एनोनिमस ट्रांजेक्शन रख सकते हैं, बट उसके बाद जैसे अभी क्या होता है डिजिटल में भी 2 लाख से ऊपर आपको करना पड़ता है, तो वही रहेगा, कैश में इतना नहीं कर सकते। तो यह है हमारा सीबीडीसी, इसकी वैल्यू फिक्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, स्टेबल कॉइन एक हमारी अगेन डिजिटल करेंसी है, उसी की तरह है। जैसे फेसबुक इसको लेके आया था, तो उसमें इट इज बैक्ड बाय एसेट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बिजनेस या कंज्यूमर के लिए एडवांटेज क्या है? प्राइवेसी, ट्रांसफरेबिलिटी इजी है, कन्वीनियंस है, एक्सेसिबल है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सेकंड, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो आपकी काफी कम होती है एज कंपेयर टू कैश, और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है तो वो कम रहती है। ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस रहेगी, ट्रांजेक्शन मान लो या एक्सेसिबिलिटी कॉस्ट मान लो, ये भी रहेगा। डिजिटल रिस्क है बट कम है कंपैरेटिवली, अगर आपके पास करेंसी की फॉर्म में है तो, क्योंकि ब्लॉकचेन है तो उसको चुराना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सिक्योर एक्सचेंज आप कर सकते हैं इसको। अगला यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है कि मार्केट बेस्ड
स्कीम्स जो लेके आ रहे हैं, कई बार सरकार क्या करती है, इंसेंटिव बेस्ड स्कीम लेके आती है कि इतना आप फॉरेस्ट उगाएंगे तो इतने क्रेडिट आपको मिलेंगे, इतना पैसा आपको मिलेगा। तो उसमें सबसे बड़ा फ्लो क्या है कि वो कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे, शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितनी भी ये स्कीम्स आई उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, एफोरेस्टेशन भी ज्यादा नहीं हो रहा और पॉवर्टी रिडक्शन में भी कोई ज्यादा खास हेल्प हमारी हो नहीं रही है। सो बेसिकली दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो हमें रेडिकली रीथिंक करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल एक्टर्स हमने इसमें डाले हैं उसके अलावा हम और क्या एक्टर्स या फिर फैक्टर्स लेके आ सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि कैन यू गिव अ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन कि कैसे हम फॉरेस्ट या फिर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं प्लांट लगाने के लिए, ट्रीज लगाने के लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हमारा ट्री कवर मान लीजिए 10 साल का हम टारगेट रखें तो कैसे 10 साल में उसको इंक्रीज किया जा सकता है बाय 5%। ठीक है, तो यहाँ पे ये है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और कार्बन एक मार्केट यहाँ पे बन जाता है, उसमें ट्रांजेक्शन्स आपके चलते रहते हैं बट सब्सटेंशियल आउटपुट आपका नहीं आ रहा। एक ही क्रेडिट को कई बार बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। यहाँ पे केनिया के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, वो कह रहे हैं कि उनके जो अनपैरेलल इकोनॉमिकल गोल्ड माइन है अफ्रीका के कार्बन सिंक्स। तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़े कार्बन सिंक होते हैं, इनको हम ग्रीन कार्बन सिंक भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर ग्रीन कलर। ऐसे एक होता है ब्लू कार्बन सिंक, अब वो आपको बताना है कि ब्लू किसको बोलते हैं। अब हमारा आ रहा है एडिटोरियल। एडिटोरियल में देखिए ये एक है हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की अभी आई है तो आप इसको जुडिशरी में भी ला सकते हैं। इसको कोर्ट करने के लिए जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में भी रहेगा। जैसे यूपीएससी 2023 22 में जीएस पेपर 3 में एक सवाल आया था, discuss global warming and mention effect of global warming. Explain the control measure to bring it down the level of the greenhouse gases which cause global warming in the light of the Kyoto Protocol. ऐसे ही एक सवाल और आया था। ऐसे आते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या जजमेंट्स जो पर्टिकुलरली एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में है वो कैसे हेल्प कर रही हैं सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। देखो अभी क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है हम उससे कह सकते हैं कि एक जो हमारे एनवायरमेंटल के राइट्स हैं उनका एक्सटेंशन तो हो रहा है, ठीक है, बट क्या वो प्रॉपर है। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने जैसे हमारे पास अलग अलग माध्यम है एनर्जी जनरेशन के, तो नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे हम फोकस करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मान लीजिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े विंड प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको नॉन फॉसिल या रिन्यूएबल में लिया गया है। बट यहाँ पे ऑथर जो है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसमें जब मेगा प्रोजेक्ट आपका आता है तो उसके साथ अटैच्ड बहुत सारी कॉस्ट होती है जो कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में हमें देखनी चाहिए, तो वो हम नहीं देख रहे। और उसके अलावा आप इनको सिर्फ ग्रीन ग्रीन बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको डिसेंट्रलाइज्ड जो अप्रोच है उस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन बिग सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स पे। तो यही कह रहे हैं क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है और जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होती है कम्युनिटीज की या फायदा उन तक नहीं पहुंच पाता, तो ये भी हमारा रहेगा। ठीक है, रैपिड एनर्जी ट्रांजिशन तो आपकी हो जाएगी, सोलर लग जाएंगे, विंड लग जाएगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट लग जाएंगे, बट उससे सब्सटेंशियल इंपैक्ट अगेन ग्राउंड लेवल पे कम देखने को मिलेगा। आशीष कोठारी हैं कल्प वृक्ष के साथ सृष्टि वाजपेयी हैं, इनका ये आर्टिकल है। ठीक है, लेट अस सी, इसमें से एक्सट्रैक्ट हमने ले लिया है, बाकी आप देख सकते हैं। देखो अभी क्या है कि हमारी जो रेस है 1.5 डिग्री कंट्रोल करने की, कोई भी एनवायरमेंट का आप इस टाइप का फैक्ट जो आपका बार बार न्यूज में चल रहा होता है उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा कि पेरिस में भी हमने 1.5 रखा, तो उसके लिए हमें काफी एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट अक्रॉस द प्लैनेट गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, दे हैव फेल्ड टू टेक सब्सटेंशियल या कंक्रीट एक्शंस। तो इसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस हमारा बढ़ता जा रहा है और डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट जो है वो स्पेशली पड़ रहा है पुअर लोगों के ऊपर या फिर इकोनॉमिकली जो उतने वेलबींग नहीं है। अब इस जजमेंट में क्या हुआ कि सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, ठीक है, इन पे एम्फेसिस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इनको जैसे लार्ज हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, इनको हम नॉन फॉसिल में ले लेते हैं, बट इसका जो एडवर्स साइड इफेक्ट है ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, हाइड्रो लगाना है, वहां पे
डिस्प्लेसमेंट भी होती है बहुत लंबी जगह पे, बायोडाइवर्सिटी भी हटाई जाती है, उसका भी लॉस होता है, लाइव स्टॉक का लॉस होता है, कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट होता है। इससे पहले वाले सीरीज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बट अगर हम डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी की बात करें तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज। आपको बताना है कितने परसेंटेज डिस्प्लेस्ड आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो मेजर चीज यही है, जैसे मेगा सोलर है, विंड है, तो इनको आपको ईआईए करना पड़ेगा, इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास रूफ टॉप है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, कल हमने देखा था तमिलनाडु जो है वहां पे ये कंपलसरी है। ऐसे ही आप रूफटॉप लगा सकते हैं, अभी गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है। घरों में रूफटॉप लगाने पे आपको सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज आप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लगाओ, जिससे कि आपका जो 600 गीगावाट तक की यील्ड हम ला सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए इनको लेके आए, नहीं तो फिर क्या है कि बाकी जो कंसर्न है आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यही इग्नोरेंस है। बाकी यूएन डिक्लेरेशन जो है ऑन द राइट्स ऑफ नेचर, इसमें एक एग्जांपल दिया गया इंडिजिनियस कम्युनिटी का। यहाँ पे जैसे देखिए एक दो चीजें और डिस्कस करी गई हैं, उसके अलावा हम पहले ये देख लेते हैं, जैसे ग्रेट निकोबार में एक प्रोजेक्ट आया था। तो वो मेगा इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है, उससे डिफोरेस्टेशन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है, सोलर प्रोजेक्ट भी वहां पे आते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया कि इंडियन मॉडल में आपकी ज्यादातर जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है, तो उसका कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। उसके अलावा देखो जैसे गंगा और यमुना, उनको उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में लिविंग बीइंग भी डिक्लेयर किया था और उनके अधिकारों की भी बात करी थी, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ और उन्होंने स्टे लगाया, क्योंकि इसकी implementation becomes very very difficult especially in the context of big dam and mega project। तो ऐसा ही है, हम जो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज यूज कर रहे हैं उनका भी हमें देखना पड़ेगा कि उनको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हैं कि हमारी जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सपेंड भी कर रही है, आपको एनर्जी भी मिलेगी, बट ऑन द अदर हैंड फुलफिल नहीं है। बट वो तो कोई भी जजमेंट नहीं होती, वो धीरे धीरे ही आपका रहता है, ठीक है। कंक्लूजन यही कि इट ऑफर्स होप बट रिक्वायर्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन टू फुलफिल इट्स पोटेंशियल। तो इस टाइप से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, ये अच्छे कंक्लूजन हो सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे यूपीएससी समाचार के लास्ट सेक्शन में, दैट इज मैपिंग। मैपिंग में ट्रिक्स के साथ कल मैंने आपको ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एड्रियन सी ये याद करवाए थे, ठीक है, एर्थियन सी आई थिंक। तो ये हमने देखे थे, आज हम देखेंगे बाकी। सी की डेफिनेशन हमने कल भी देख ली थी, सी एक छोटा सा हिस्सा होता है अदर देन ओशन, जहां पे लैंड और ओशन हमारे मिलते हैं। कुछ एग्जांपल, अरेबियन सी, बाल्टिक, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, या फिर जो हमारे साइबेरिया में है, बैरेंट्स, कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन। आज हम देखेंगे 4 सी, मेडिटेरियन, सार्गोसा, कैरिबियन एंड रेड सी, जिसमें मेडिटेरेनियन एंड रेड सी बार बार आपका पूछा गया है, सार्गोसा आपका ज्योग्राफी में पूछा गया था, ठीक है। लेट अस सी, देखिए सबसे पहले आ रहा है मेडिटेरेनियन। तो ये आपको पता है ये आपका रीजन है, ये ऊपर हमारा यूरोप है, यहाँ पे आपका रशिया है, ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका, इन दोनों के बीच में आपका आता है मेडिटेरेनियन सी। फिर यहाँ पे ये एशिया है, एशिया का टर्की वाला हिस्सा है। इधर जो आपके आ रहे हैं, एक बार और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे जो हमारे आ रहे हैं इजराइल, लेबनान, सिप्रस, इसको हम बोलते हैं लेवांत रीजन। ये आपसे यूपीएससी में इसी साल पूछा गया था कि लेवांत रीजन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेस्ट में आता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। यहाँ से आप एंटर करते हो, ये बैलेरिक सी है। यहाँ पे हमारा अंदर आते ही इयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, सी ऑफ क्रेट है, ये आपका है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और ट्रिक देखी थी, मतले। मतले इसको वो करते हैं, जैसे मत क्या है, एम मोरक्को, ए अल्जीरिया, टी टूनेशिया, एल लीबिया, ई इजिप्ट, तो मतले ये कंट्रीज हैं इधर। और ऊपर आपकी सारी आती हैं एबीसी, एबीसी इज मॉन्टेनीग्रो, एबीसी इज मॉन्टेनीग्रो, कल भी हमने देखी थी एक ट्रिक, ठीक है, आपको बताना है किसकी हमने देखी थी। अब देखिए नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो इसको आपका यूरोप और एनाटोलिया यानी इटली आपका कवर करते हैं। नीचे साउथ में क्या है, नॉर्थ अफ्रीका। ईस्ट में क्या है, लेवांत, जो हमने अभी अभी देखा, तो ये कंट्रीज हमारी आती हैं, ठीक है। इटली है, सॉरी टर्की है, ग्रीस है, ग्रीस में अल्बेनिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोनाको, ये आएंगे आपके, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा आ गया है सारगोसा सी। देखो, सारगोसा सी एक ऐसा सी है जो कि लैंड से ऑक्युपाइड नहीं है बट ओशन करंट से ऑक्युपाइड है। तो इसमें देखो कौन कौन सी करंट हमारी आती हैं, जैसे ये है आपका, तो ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके बीच में आता है सारगोसा सी। एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, प्रिजन एस्केप पे है, और उसमें सारगोसा सी में वो शिप होती है जिसमें सारे के सारे प्रिजनर्स को रखा जाता है। अगर किसी ने देखी है तो बताए, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि सी जैसे वेस्ट में, इसके वेस्ट में कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपकी हॉट होती है, कोल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हॉट होती है। नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक हमारा, ईस्ट में कैनरी है, कैनरी करंट आपका कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ए बी सी एफ एच, ए बी सी डी एच ओ एल एफ, ये ट्रिक है, होल, एबीसीडी होल, ठीक है। उसके अलावा साउथ में नीचे की तरफ है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल, गल्फ और कैनरी की आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैनरी की वजह से ही जो हमारा सहारा है डेजर्ट वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोल्ड करंट बारिश नहीं होने देती, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन। तो ये हो गया आपका। फिर अपना आ रहा है कैरेबियन सी। देखो कैरेबियन सी तो काफी कॉम्प्लेक्स है वैसे। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका कैरेबियन सी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे ये देखिए लेसर एंटिलीज, ये आपका एक रीजन है, ठीक है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं, जैसे कैरेबियन सी ट्रॉपिकल सी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नीचे की सॉरी पीछे की तरफ। अब अटलांटिक ओशियन का ये पार्ट रहता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, बॉर्डर करता है। अगर हम साउथ अमेरिका देखें तो आपका वेनेजुएला, कोलंबिया और पनामा को नीचे की तरफ, ठीक है, साउथ में इसके ये हैं। और अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन से हैं, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, ये आपकी आती है वेस्ट में। उसके अलावा नॉर्थ में ऊपर की तरफ हमारे कौन सी है, ग्रेटर एंटेलिस, और ईस्ट में है लेसर एंटेलिस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ग्रेटर एंटेलिस, लेसर एंटेलिस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्रेटर एंटेलिस कहाँ है, लेसर एंटेलिस कहाँ है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आज का रेड सी। रेड सी देखिए, रेड सी की सिंपल सी ट्रिक है, देसी। देसी क्या है, देसी डेजी, डेजी देसी कुछ भी बोल लो। E2S2, D इज जिबूती, डी डिजुबूती, E इज इरित्रिया, इजिप्ट, S सूडान, सऊदी अरेबिया, और Y इज यमन, ठीक है। तो ये हमारे शुरू होते हैं यहां से, जिबूती, यमन, इरित्रिया, इजिप्ट, ये आपका आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आपका आ गया है, तो ये आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए रेड सी है, तो ये यहाँ गल्फ ऑफ अदन, अदन के बीच में यहाँ आता है बाबल मालदीव, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये लोकेशन है बाबल मालदीव, ओके, स्टेट है, सीधा इसमें जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मक्का है, मदीना है, जेदा है। जेदा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है, बताइए किसका। उसके अलावा ये सिनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल है हमारी, यहाँ पे स्वेज कैनाल ऊपर जाती है, ये स्वेज है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। और यहाँ पे एक और जगह है सरम अल शेख, कॉप 26 आई थिंक यहाँ पे हुई थी, 26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यही सारे हैं, तो ये सारे मैंने आपको दिखाई दिए मैप में, ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो that's it for today's UPSC समाचार. I hope you like this video. If you like, give it a thumbs up. अपने friends के साथ share करें, subscribe to the channel. See you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.